हेलो, आइए। क्या इस टाइम पे? चलिए ठीक है। तो मेरी साइड से सजेशंस ये रहेगा कि सबसे पहले तो ना ये टेंशन छोड़ दीजिए कि साल भर जैसा एंजॉय करके आराम से हमने ना आपने चीज़ों को लाइटली लिया है, वैसे ही एंजॉय करते हुए इस एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस या टेंशन पालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है और रहा सवाल स्कोर का, नंबर्स का, तो नंबर्स कभी भी ये डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चा फ्यूचर में कितना सक्सेस होगा या नहीं है, इससे इस चीज़ का कोई लेना-देना नहीं है। हो सकता है हर बच्चे का अलग-अलग टैलेंट होता है, डिफरेंट फील्ड में होता है। ओके, तो इस चीज़ से तो कम्फर्ट हो जाइए। सेकंड, थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी हेल्थ इस पूरे 1 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो कंटीजियस जो बीमारियाँ रहती हैं या बाहर का कुछ खाना या पीना तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा बचकर चलिए और हेल्दी खाना खाइए, ईज़ी टू डाइजेस्ट खाइए, लाइट रहे खाना आपका, प्रॉपर सोइए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, लेकिन चूँकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो 6 से 8 घंटे ईज़िली सभी लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ें आप भी। और सुबह जनरली आप अभी जो जो भी आपकी उठने की टाइमिंग हो, अभी आप कम से कम 5 बजे 6 बजे जो आपको सूटेबल हो उतने सुबह उठिए, थोड़ा-सा हल्का-सा योगा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके रूटीन में डालिए आप, है ना? पानी अच्छा पीजिए। और तैयारियों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो ये है कि अभी जब टाइम कम बचा हुआ है तो सारा कुछ आप कवर नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे रेफ़रेंस मटीरियल है। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो आप जाइए, जो एमपीबीएससी की वेबसाइट्स है उस पर चेकआउट कीजिए कि ब्लूप्रिंट क्या दिए गए हुए हैं। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट? तो उससे होगा क्या कि आपका जो सिलेबस है, उसका जो आपको बहुत ज़्यादा बोझ दिख रहा हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा, तो वो आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है? दूसरी चीज़, जो कुछ आपने पढ़ लिया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया पहले से या अभी भी पढ़ा, तो हमारा जो एग्ज़ाम है ना, वो राइटिंग फॉर्म में है। तो आप उसको लिख कर देखिए, है ना? और वो लिखने का भी तरीका क्या कि देखो, क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी आप पास्ट 5 ईयर के ले लीजिएगा, उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको जो भी बनता है, उसको पेपर पे ना एक टाइम लिमिट में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, फॉर्मेट में, जिस टाइप का वो क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है सपोज़, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा-सा इंट्रो पार्ट देना है, उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स देना है, जो उसका कोर कंसेप्ट है उसको कवर करके लिखना है, कुछ डेटा है तो उस डेटा को भी वहाँ पर हमें लिखना रहता है। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस टाइप से आपको ना चीज़ों को मैनेज करके ही चलना है और कुछ पॉइंट्स वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर लिखने के तरीके हैं, थोड़ा-सा और मैं डीपली कभी बताऊँगा। तो सबसे पहला जो मेरा कहना है कि आपको ना एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगा जब आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखोगे, समझोगे कि आपको एक्चुअल में पढ़ना कितना है, कितने सब्जेक्ट्स में और किस-किस यूनिट से कितना डीपली पढ़ना है या किस टाइप की तैयारी आपको करनी है, ये आपको आइडिया लग जाना है। पास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको डाउनलोड कीजिए और उनको अच्छे से लिखिए और उससे पहले एक काम और कीजिए कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है, वो कॉपीज़ को देखिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। किसी एक गाइड की तरफ नहीं भागना है, आपकी खुद की एक राइटिंग स्टाइल होती है ना, उतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाली है। बस हाँ, ये कर सकते हो कि आप जो लिखते हो, उसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें लिखिए, जो सामने वाला क्वेश्चन के थ्रू आपसे जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है और उसको बहुत अच्छे से दैट आप कर सकते हो, उसमें ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो थोड़ा-सा। किस तरीके से आपका आंसर अट्रैक्टिव लिखा जाए और वो भी टाइम लिमिट में। देखो बेटा, ये पूरा गेम ही इस चीज़ का है कि आपको टाइम में स्पीड एंड एक्यूरेसी को मैच करके चलना है ना? और उसके साथ-साथ आपके आंसर में क्वालिटी दिखनी चाहिए, सबसे डिफरेंट रहना चाहिए और बहुत अच्छा रहना चाहिए। साथ ही जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, जिस टाइप का आंसर होता है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपको लिखने की प्रैक्टिस करने से आएगा। ऐसे में तो देखो, मैंने ढेर सारी बातें आपको बता दी। लेकिन अगर लिखने की बात आए और मुझे कोई कहे कि आपको ना 100 वर्ड्स में या 4 लाइन में ये सारी चीज़ों को लिखना है, तो डेफ़िनेटली मुझे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो वो एक वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो बोर्ड आपसे चाहती है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, है ना? उनकी कॉपीज़ को देखो, बोर्ड पे वेबसाइट पे डली रहती हैं, वो डाउनलोड करो, देखो कैसे लिखते हैं, क्या नहीं है, तो आप फालतू लिखने से बच जाएँगे।
तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कीवर्ड्स जो रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के ना, जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, ऑब्जेक्टिव में तो आपको सीधा टिक करके आगे बढ़ना है या ट्रू फॉल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये। लेकिन जब ये आंसर्स आप लिखते हो तो उसमें एक्चुअली कीवर्ड्स को ज़रूर लाइए और उनको हाइलाइट भी कीजिए, क्योंकि उनको देखना ही चाहता है कोई भी। पॉइंट्स बहुत अच्छे बनाइए, नीट एंड क्लीन कॉपी रहनी चाहिए आपको, ठीक है ना? कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, शेडिंग्स वगैरह भी आप डाल सकते हो, डायग्राम्स वगैरह भी आपको जैसे साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स है तो डायग्राम पे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो डायग्राम और सोशल साइंस की बात हुई तो वहाँ पर मैप्स वगैरह आपको किस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो कम टाइम में। तो एक फ्लो चार्ट्स भी बनते हैं, ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर कट बात ही है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि आप जैसे बच्चे सोचते हैं 3 घंटे का टाइम है नो, आप उसको ढाई घंटे में मैनेज करके चलिए। 15 मिनट तो आपको कॉपी का फ्रंट पेज फिल करने में और छोटी-छोटी चीज़ों में लग ही जाता है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व कर रहे होंगे, ढाई घंटे का टाइमर लगाइए, उसमें ही आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जैसे ही आप ना 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपके 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस तो है वो वैसे ही आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँगे और साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि नीट एंड क्लीन और टाइम को मैनेज करते हुए कैसे लिखना है। पोर्शन को मैनेज कर सकते हो, सेक्शन 1 में कम टाइम देना है, सेक्शन जो सेकंड है, उसको थोड़ा-सा एवरेज टाइम में मेंटेन करके चलेंगे और सेक्शन 3 जो पार्ट रहता है, तो वहाँ पर लॉन्ग आंसर्स वगैरह आने लगेंगे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा टाइम को बचाकर चलना है। ढाई घंटे का मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ढाई घंटे में जब आप लिखना क्लियर कर लेते हो, 15 मिनट आपके पास बचने चाहिए कि आप एक बार अपने क्वेश्चन जो आपने लिखी है कॉपी उसको रिवाइज कर सकते हैं, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इसके बाद क्या होता है कि आपको ना तो ऐसा तो नहीं कि कोई गाइड को ही आप प्रेफ़र करके चल रहे हो या कोई आपने किसी दोस्त ने विशेष नोट्स दे दिए, वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी जो डिसाइड की गई हुई है बोर्ड के द्वारा, तो आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग कर लेनी, बहुत फास्ट रीडिंग आप कर सकते हो उसकी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और अगर आप रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, भले लोगों ने, जिनमें पूरी की पूरी यूनिट को ना आप 2x की स्पीड पर एक बार पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, सुन लोगे, उस वीडियो को देख लोगे, तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर को कैसे समझना है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, आपके पास वर्ड पावर रहेगा, तो आप लिख पाओगे, चीज़ें आपको याद आएँगी। अगर आपने रटने बैठ गए किसी गाइड में या किसी पर्टिकुलर नोट्स में, हो सकता है वो क्वेश्चन ही ना आए और आ भी गया, तो आप कुछ चीज़ें भूल गए, तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, आपका पेन वहीं के वहीं रुकने लगेगा। तो वो स्थिति आपकी नहीं बनेगी। तो आप आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज़ का यूज़ कीजिए और उन चीज़ों को जहाँ से भी वो टॉपिक क्लियर हो पा रहा है, जो हमने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किया था, उसको पूरा करने की कोशिश तो कीजिए ही कीजिए, ठीक है ना? और क्या होता है कि जब आप रीडिंग करें या कोई चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो लर्न करने का मतलब रिपिटिशन वाला, आप छोटे बच्चे नहीं हैं अभी, अब 10th एंड 12th के लिए। तो वो लर्न रटने के अलावा ना, वो क्रैमिंग करने के अलावा आप उस चीज़ का अर्थ समझिए बेटा, कि वो उसमें क्या बताना चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस वो क्वेश्चंस जो आपको आपने 5 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए लर्न किया, 6 मार्क्स के लिए लर्न किया, वो हो सकता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ जाए। तो आपको उसको कांसेप्ट तो समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। और क्वेश्चंस को समझना भी एक कला है। पता है, कई बार बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। जैसे डिस्क्राइब करना हो रहा है किसी को, है ना? क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन्स रहते हैं, एलिब्रेट करना होता है, तो इसका मीनिंग डिफरेंट निकलता है। तो हमें वो चीज़ समझनी रहती है और हमारी जो राइटिंग स्टाइल रहेगी, उसका जो आंसर हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो भी उसी टाइप का रहना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एग्ज़ाम में जो आंसर लिखते टाइम ना, इनको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को भी समझ में आएगा और वो भर-भर के नंबर देगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। तो जाँचने वाला भी जो रहेगा, वो भी तो देखेगा कि बच्चे ने लिखा क्या है, किस टाइप का उसकी सोच है, वो उसको कितना नॉलेज है। अगर मान के चलिए एक चीज़ से और बचिए, ओवर राइटिंग सबसे बुरी हैबिट। पता ये चलता है कि हमें कोई एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पता है। हम लिखने बैठ गए और भूल गए कि